और इसी के साथ ही बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बीएल वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर धन्यवाद स्वाति जी। बीएल वर्मा जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने 5 महीने के कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार जिस तरह से ये डबलिंग आवाज आ रही है, डबलिंग आ रही है क्या? एक मिनट, जरा आवाज ठीक रही। ठीक है सर, बोलिए अब आप। आवाज, हाँ जी। तो स्वाति जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार काम कर रही है और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और उसी के तहत हम काम करते हैं। हमने जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है नीचे तक, तो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए हमने दिया है। अगर मैं कहूं कि किसान सम्मान निधि अगर हम दे रहे हैं तो केवल भाजपा के लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से सारी योजनाओं का लाभ सबके लिए हम देने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र सरकार नए नए आयाम स्थापित कर रही है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसका असर इन चुनाव होने वाले चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, इसमें भी सीधा सीधा हमको लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। अगर इस बात करें सहकारिता मंत्रालय की सर, तो सहकारिता मंत्रालय पहली बार बनाया गया है। इस कार्यालय के कामों का मूल्यांकन आप किस तरह से करते हैं सर? मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा यशस्वी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय को बनाने का काम किया। सहकारिता मंत्रालय एक छोटे से विंग के रूप में कृषि मंत्रालय में काम करता था, जबकि इसमें अपार संभावनाएं हैं। और जिस तरह से हम सहकार से समृद्धि के सपने को साकार, जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है, उसको साकार करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस मंत्रालय के गठन की बहुत आवश्यकता थी। और माननीय अमित शाह जी, जो इस देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, और वो जिन हाथों में इस मंत्रालय को दिया गया है, माननीय अमित शाह जी के हाथों में, तो मैं कह सकता हूं कि वो जो काम करते हैं अच्छे से करते हैं, जो काम अपने हाथों में लेते हैं और वो अच्छे से पूरा करने का काम करते हैं। और सहकारिता मंत्रालय के विषय में एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हमने एक सहकारिता का राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। उस राष्ट्रीय सम्मेलन में जब हमने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर जुड़े थे लोग, एक कैडर बेस के लोग आए थे, लेकिन साथ ही साथ हमने वर्चुअल भी जोड़ा था। और आप आश्चर्य करेंगे, उस पहले कार्यक्रम में जो हमारा ऐतिहासिक सम्मेलन था, उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्चुअल जुड़े। तब समझ सकते हैं कि सहकारिता की हमारी ताकत क्या है। और सहकारिता का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लगातार काम करते हैं। और हम पूरे देश में सहकारिता को, एक जो सहकारिता आंदोलन है, उसको मजबूती देने का काम करेंगे। बिल्कुल। बीएल वर्मा जी, आपने बात की कि कितने लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन इस बार क्योंकि देखिए चुनावों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं इस बार। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह का माहौल देख पा रही है अपने लिए? देखिए, भाजपा के बारे में आपको स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिए। आज जिस तरह से 2022 का चुनाव हो रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी जब 2017 में चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने इसी प्रकार का गठबंधन कांग्रेस से किया था। तब उन्होंने कहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आए, तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको सही अपना हश्र याद दिला दिया, और 2 लड़कों की जोड़ी ज़्यादा नहीं चली, टूट गई। और भाजपा ने उस समय, हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने 265 प्लस का नारा दिया था। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कहते थे अब की बार 300 पर। तो उन्होंने हमारे मंच के नेताओं की बात को ऊंचा करके और 300 पार करके 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था।
फिर एक दौर आता है 2019 के चुनाव का, तो जब दो लड़कों की जोड़ी बिछड़ गई थी, तब जाकर के ये बहन मायावती जी के पास पहुंचे कि बुआ जी हम और आप हो जाएंगे इकट्ठे तो हम 2019 में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। दोनों का समझौता हुआ। सपा बसपा दोनों एक होने के बाद मैं उस समय धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अमित शाह जी के लिए, जिन्होंने हमको विजन दिया था कि हम लक्ष्य दिया था कि हम 51% वोट लेकर के हम बहुत अच्छी सीटों के साथ 2019 में उत्तर प्रदेश से जीतेंगे और केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। जब परिणाम सामने आते हैं तो आपने देखा कि उस समय अखिलेश जी कहते थे कि 80 में से 80 जीतेंगे, वो इसी तरह से आज भी कहते हैं कि 400 सीटें हैं, 400 जीतेंगे हम, 400 से ऊपर जीतेंगे। अब पता नहीं कि वो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, क्या करते हैं। 403 सीटें पूरी हैं, लेकिन हमने कभी 400 सीट जीतने की बात नहीं कही। हमने पहले भी कहा था, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा था अब की बार 300 पार, और हमारे कार्यकर्ता और हमारे संगठन के बूथ का जो मैनेजमेंट के लोग कार्यकर्ता लगे हैं वो कहते हैं अब की बार 300 पार। तो 300 पार करके जब उस समय हमने 80 में से 64 सीटों पर कमल खिलाने का काम किया था, और जब हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार नीचे तक इतना अच्छा काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हम 325 से भी ज़्यादा सीटों के साथ इस बार आगे बढ़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत की सरकार 300 पार करके बनाएंगे। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि 300 पार करके हम सरकार बनाएंगे, लेकिन सामने गठबंधन भी है बीएल वर्मा जी, क्योंकि इससे पहले आपने बोला, क्योंकि अगर 2017 की बात करें तो उस वक्त कांग्रेस के साथ थी सपा, तब गठबंधन कहीं ना कहीं फेल हो गया। इस बार आरएलडी के साथ है, कहीं ना कहीं चुनौती तो है ही। और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं 300 पार हम इस बार भी लेकर आएंगे, हम सरकार बना रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, साथ में अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम 400 प्लस सीटें लाएंगे। तो ऐसे में क्या इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर बार ये गठबंधन करते हैं। 2017 में भी गठबंधन किया, 2019 में भी गठबंधन किया और 2022 में भी गठबंधन कर रहे हैं। अब इनके रोज गठबंधन के लोग कभी नाराज होते हैं, कभी इनके साथ हो जाते हैं, और अब तो गठबंधन प्रदेश के साथ तो छोड़िए, अभी ममता बनर्जी का भी यहाँ से वो समर्थन लेने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जिनका आत्मविश्वास जब डोल जाता है, काम नहीं करता है, तब उस समय की इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए अखिलेश जी स्वयं में टूट चुके हैं और वो हार को स्वीकार कर चुके हैं। और आज जब कोरोना काल में डिजिटल की बात आती है तो पहले कहते हैं कि हम तो डिजिटल में फेल हैं, भाजपा हमसे बहुत आगे है, बहुत भारी है। तब मैं कह सकता हूँ कि सपा और बसपा के गठबंधन के बाद भी जब इनकी स्थिति हो सकती है, केवल 5 सीटों पर रहे थे, तो मुझे लगता है कि 2017 की स्थिति में ही आ जाएं, उतनी सीटें बचा लें, बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन बीएल वर्मा जी, ये तो हुई सीटों की बात, लेकिन अगर अखिलेश यादव को हम कई मंचों से ये कहते हुए आए हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे हम योगी सरकार की बात करें, चाहे इस बीच हमने ये भी देखा उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स को टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटे गए, उन्होंने उस पर भी उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारी योजना थी, अब इसको की जा रही है। चाहे वो एक्सप्रेसवे का काम हो, तमाम चीज़ों को लेकर वो बोलते हैं कि ये तो हमारी सरकार के लेकर आई थी, लेकिन पूरा यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये हमारी चीज़ें थी, हमारी उपलब्धि थी। इसको लेकर भी उन्होंने कई बार वार किया है। क्या इसको लेकर कहेंगे? अखिलेश यादव जी कब कब क्या क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूं कि वो तो कह रहे थे एक बार कि अगर हम सत्ता में हो तो हम भी राम मंदिर बना देते। तब मैं कह सकता हूं इनको अपने बारे में विचार करना चाहिए। 2000 जिस समय 1991 में सरकार पहली बार भाजपा की थी, माननीय कल्याण सिंह की सरकार से पहले, तब मुलायम सिंह की सरकार में राम भक्तों पर गोली चलवाने का जिन्होंने काम किया हो, राम मंदिर का हमेशा ये विरोध करने की बात करते हो, ये पूछते हो कि भाजपा के लोग नारा देते हैं कि राम मंदिर के लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तब मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, हमने तारीख ही नहीं बता दी है, राम मंदिर का भव्य निर्माण बनना भी शुरू हो गया है। तो इसलिए कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और जिनको कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत न मिली हो, जिनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने से फुर्सत न मिली हो, आज वो मंदिर जाने की बात करते हैं, आज वो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ें कि हम ये काम करते और हम ऐसा कर लेते, ये अपने शासनकाल को याद करें। हाँ,
इनके लिए 5 वर्ष का मौका सरकार चलाने का दिया था, और उस समय जनता का जो उन्होंने बेहाल किया था, उस समय गुंडागर्दी का माहौल था। और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में जो गुंडे माफिया ज़मीनों पर कब्जे करते थे, मकानों पर कब्जे करते थे, हमारी बहन बेटियों के साथ में पता नहीं आए दिन क्या क्या घटनाएं होती थी, किस प्रकार की संपत्ति इकट्ठी इनके, चाहे वो आज अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खां हो, आज सारे के सारे जेल में हैं। तब मैं कह सकता हूं कि हमने उस समय एक नारा दिया था 2017 में, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और हम कह सकते हैं कि योगी सरकार आने के बाद में हमने गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम किया है। गुंडे माफिया या तो प्रदेश की सीमाओं से बाहर गए हैं या जेल के शीशों के अंदर हैं। और आज हम कह सकते हैं कि न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, इसलिए फिर भाजपा सरकार, और हम भाजपा सरकार को पूरी तरह से लाने के लिए हमारे कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं, और भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत की बनने वाली है। बिल्कुल। बीएल वर्मा जी, अगर हम किसानों की यहाँ पर बात करें, क्योंकि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन इस बीच जो हमने आंदोलन देखा किसानों का, कहीं ना कहीं चीज़ें बदल गई। और अब देखिए सपा और आरएलडी, क्योंकि आरएलडी लगातार ये कहती हुई आई है कि हम किसानों के साथ हैं, जिस तरह से कृषि कानून को वापस ले लिया गया, उसके बाद तमाम पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा, उन्होंने कहा कि हमारी वजह से ये कानून वापस लिए गए हैं। सबने ये कहा अब कि उपलब्धि की तरह देखा कि हमारी वजह से, क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े होते। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए कृषि कानून वापस ले लिए गए, तो क्या चीजें अब बदली हैं, क्या किसान माने हैं, क्या लग रहा है आपको? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब किसानों के हित में फैसला लेते हैं और जब कहते हैं कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, और उसी दिशा में जब कदम उठाना प्रारंभ करते हैं, किसानों की योजनाओं को लाने से लेकर के, और किसान सम्मान निधि जब 2000 रुपये हमने देने का काम किया, उस समय हमारे विरोधी लोगों ने कहा ये 2000 रुपये तो कम है, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि 2000 रुपये कम है। तब मैंने उस समय सवाल किया था कि राहुल गांधी जी के परिवार की केंद्र में सरकार बहुत दिनों तक रही, उन्होंने तो 200 रुपये देने का काम नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि 2000 रुपये की कीमत आम किसान के लिए क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूं, मैं खेती किसानी अपने हाथों से मैंने की है। मैं जानता हूं कि गांव के व्यक्ति और किसान की 2000 की कीमत उसे कितनी बड़ी होती है, जो अपनी खेती को करने के लिए, उसमें लागत लगाने के लिए कहीं ब्याज पर पैसे लेता था, कहीं अपनी बीवी के जेवर गिरवी ले जाके रखता था। आज मैं कह सकता हूं कि 2000 रुपये से उसके लिए वो खाद है, बिजली खाद है, पानी है, और बाकी जो है अपनी दिनचर्या जो रहती है, आवश्यकताएं रहती हैं घर की, उनको पूरा करने का काम भी उसे वो करते हैं। इस तरह से हमने 11.5 करोड़ के आसपास ये 1,50,000 करोड़ अब तक हम दे चुके हैं, और 11 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में ये राशि हमने दी है। और 2022 तक किसानों की आय दुगनी कैसे हो, तो इसके लिए हमने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद करने का काम किया है, हमने खाद पर सब्सिडी पूरी तरह से देने का काम किया है, हमने कृषि यंत्रों पर छूट देने का काम किया है। किसानों की तरह तरह से योजनाएं जो हम लेकर आए हैं, तो मैं कह सकता हूँ लघु और सीमांत किसान जो 92% होता है, ये किसान आंदोलन से इसका कोई वास्ता नहीं था। ये माननीय प्रधानमंत्री के साथ उस समय भी खड़ा था और आज भी खड़ा है, और इस समय किसान पूरी तरह से भाजपा के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है, और किसान कभी भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी से नाराज नहीं हुआ। इसलिए मैं तो चूंकि ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, ब्रज और पश्चिम की स्थिति ज़्यादा अंतर नहीं है, और 2017 के चुनाव में संयोग से ब्रज क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था। उस समय 65 सीटें हमारी ब्रज क्षेत्र में होती थी, 65 में से 57 सीटें जीतने का काम भाजपा कार्यकर्ताओं के बल पर हमने किया था। तो इसी प्रकार से 2017 को फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। हमें 2022 में न किसी तरह की चिंता है, न कोई चुनौती है। बिल्कुल। यहाँ पर ब्राह्मण समाज की बात की आपने बीएल वर्मा जी, ब्राह्मण समाज को का मुद्दा भी कि उनका मुद्दा भी लगातार गरमा रहा है कि शोषण किया गया या फिर इन चीज़ों को लेकर क्या लगता है, ब्राह्मण समाज आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है? ब्राह्मण समाज बहुत ही समझदार है और पढ़ा लिखा समाज होता है, और वो हमेशा
मार्गदर्शन देने का काम करता है। और ब्राह्मण समाज हमेशा से भाजपा के साथ रहा है, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। ब्राह्मणों में कहीं इस प्रकार की भ्रांति नहीं है। इस प्रकार की चर्चा पता नहीं लोग क्यों करते हैं। भाजपा के साथ पूरी तरह से ब्राह्मण खड़ा है और भाजपा मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करती है और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा सम्मान चाहिए और सम्मान कहीं मिलता है तो भाजपा के अंदर मिलता है। बिल्कुल। बी.एल. वर्मा जी, आपने कहा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे पहले आपने कहा कि किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, लेकिन कल ममता बनर्जी को हमने सुना, लखनऊ पहुंची थी और उन्होंने कल भी यही कहा कि अभी तो क्योंकि चुनाव है इस वजह से जो कानून है वो वापस ले लिए गए, 3 कृषि कानून, लेकिन कल को फिर से सरकार बन जाएगी तो ये कृषि कानून फिर से ले आएंगे। देखिए, भाजपा की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा जो एक बार कहती है उसे करती है। हमें याद रखना चाहिए 2017 के चुनाव में हमने जो संकल्प पत्र घोषित किया था, दिया था, उस संकल्प पत्र के मुताबिक अगर हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो हमने 86 लाख किसानों का कर्जा 36,000 करोड़ के माध्यम से पहली कैबिनेट में पास करके माफ़ करने का काम किया था। और जो जो हमने वायदे करते हैं, जो जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। और एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और ममता बनर्जी स्वयं अपना देखें, अब उनका कितना प्रभाव है, लेकिन अखिलेश यादव को विचार करना चाहिए। वो दर दर भटक रहे हैं, मैं इसे समझौता कर लूँ, उसे समझौता कर लूँ। मैंने कहा कि उनका आत्मविश्वास बिल्कुल हिल गया है, डिग गया है। अब वो ममता बनर्जी का भी समर्थन यहाँ पर लेने को की बात कर रहे हैं, वो भी आई हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश के अंदर जिस तरह से 2019 में इन लोगों ने एक माहौल बनाया था, मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको, और मोदी जी रुकने वाले नहीं थे, तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2022 के जो परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा कि 2017 फिर से रिपीट हो रहा है और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और इसके बाद में कहते हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी जो नई बनी है ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ये चुनाव हारने के बाद में ये जोड़ी तुरंत ही बिखरती दिखाई पड़ेगी, टूटती दिखाई पड़ेगी और भाजपा फिर से एक बार सरकार प्रचंड बहुमत की बनेगी। ठीक है, लेकिन किसानों की अगर हम बात करें, यहाँ पर और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे वो एमएसपी का भी मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के ऊपर जो केसेस चले उनको वापस लेने की बात हो, चाहे वो गन्ना भुगतान की बात हो, ये कि अभी भी ये मुद्दे हैं जो किसान की तरफ से कहा जा रहा है कि इन पर भी विचार किया जाए। कब तक ये पूरे होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए स्वाति जी, आप देखिए कि एमएसपी पर जितना रिकॉर्ड खरीद हमने की है, या कभी कभी सोचा था किसी ने कि इतनी रिकॉर्ड खरीद होगी? आप 2013 तक की स्थिति देखिए और आज 2021 में खड़े हैं, देखिए। तो हमने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो खरीद हम करते थे उसके अलावा हमने आलू प्याज को भी सम्मिलित करने का काम किया है। हमने किसानों को अपने संकल्प पत्र में फ्री सिंचाई की बात भी हमने कही है। हमने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं को जो लाने की बात की है उसे पूरा करने का काम करेंगे। और किसान पूरी तरह से भाजपा के साथ रहता है और किसानों के बल पर हम सरकार बनाते हैं। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, हमेशा किसान भाजपा के साथ रहा है और भाजपा के साथ में है। ठीक है बी.एल. वर्मा जी, लेकिन बाकी और तमाम मुद्दे हैं जो विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, वो लगातार कह रहा है सपा और कांग्रेस की तरफ से पूरी चरमराई हुई है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, नौकरियों की बात की गई थी वो भी कह रही है वो नौकरी पूरी ही नहीं दी गई, जो युवा है वो परेशान हो रहे हैं, वो बेरोजगार है, तमाम मुद्दे उठा रही है। देखिए स्वाति जी, अब वो अखिलेश जी क्या कहते हैं तो छोड़िए, लेकिन जनता क्या कहती है, जनता का परसेप्शन क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2017 के बाद में जिस तरह से कानून व्यवस्था हमारी चुस्त और दुरुस्त हुई है, हमारे जो क्राइम के केस होते हैं उनमें कितनी बड़ी कमी आई है उसका रिकॉर्ड उठाकर देखिए। आज न गुंडा राज न भ्रष्टाचार वाली जो हमारी कहावत थी उसे हमने चरितार्थ करके हमने दिखाया है। और हम कह सकते हैं कि माननीय योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चलाई है, गुंडे माफिए बदमाश वो बिल्कुल ठिकाने लगाने का काम किया है। और कुछ बच्चे थे वो बिलों में घुस गए हैं, मुझे लगता है कि वो बिलों में रहेंगे और निकलेंगे, फिर उनके लिए जो कानून के तरीके से उनको ठीक करने का काम होगा वो भी हम करने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर किसी गुंडे माफियाओं के लिए भाजपा सरकार में किसी प्रकार की छूट नहीं।
ठीक है बीएल वर्मा जी, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर बात करें और आने वाले 5 साल की, कल हमने मैनिफेस्टो में देखा, उसका ब्यौरा भी दिया गया 5 सालों का, आगे आने वाले 5 सालों का रोड मैप भी हमने देखा कि क्या रहने वाला है सरकार आती है तो। लेकिन इस बीच आप योगी सरकार में जो कामकाज हुए पिछले 5 साल में, वो किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से आकलन करेंगे इसे? योगी सरकार के विकास के जो कामकाज रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक काम हुए हैं। और इतने जो हमारी इतने 14-15 साल शासन रहा हमारे सपा बसपा का, उसमें जिस तरह से प्रदेश की बर्बादी की थी, हमने उसको उभारने का काम किया है। और चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे विकास के मुद्दे पर हो, हमने बहुत ईमानदारी के साथ में, और जो सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हमने किया है। आपको याद होगा कि पहले भेदभाव के साथ में चीज़ें मिलती थी, हमने बिना भेदभाव के सब कुछ देने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम किया है डीबीटी के माध्यम से, जो लाभार्थियों के खाते में, या मैं कहूँ कि कभी कहते थे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री इस देश के थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और विकास के अंतिम छोर पर पहुँचते पहुँचते 15 पैसा रह जाता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने जनधन खाते खुलवाने का काम किया और आज 43.5 करोड़ से ऊपर जनधन खाते खुले। और डीबीटी के माध्यम से विकास की योजनाओं, उनकी लाभार्थियों के योजनाओं का जो पैसा रहता है, चाहे वो आवास का हो या किसान सम्मान निधि हो या अन्य चीज़ें हो, उनका सीधा एक बटन दबता है, उनके खाते में चला जाता है। इस सरकार में अगर कोई दुखी है तो एक वर्ग दुखी है, जो दलाल और बिचौलिया कहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सीधा सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। तो हमने भ्रष्टाचार पर भी कंट्रोल करने का काम किया है। और आज हम कह सकते हैं कि एक वर्ग, जो गरीब वर्ग जिसे कहते हैं, तो गरीब वर्ग जो है अपना मसीहा किसी को मानता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मानता है, और गरीब वर्ग पूरी तरह से भाजपा के साथ में है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, चाहे वो एक गरीब वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे हमारा सवर्ण समाज हो, सारे समाजों का वोट भाजपा के साथ पूरी तरह से खड़ा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम 2017 को फिर से रिपीट करने वाले हैं। मैं, अगर मुझसे कहा जाए कि योगी सरकार को कितने नंबर देंगे, तो 100 में से 100 नंबर विकास के लिए दूंगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे विकास का हो। अगर मैं चर्चा करूंगा तो शायद मुझे लगेगा कि एक एक योजना गिनाना चालू करूंगा, तब आपको लगेगा कि कितना काम हुआ है। तो आप ही मान लीजिए कि इतना विकास, इतना काम कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। 15 सालों में जो काम नहीं हुआ, वो हमने करके दिखाया है। ठीक है, तो आप 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। ठीक है बीएल वर्मा जी, अब कैराना की अगर बात करें तो कैराना पर भी लगातार राजनीति हो रही है, जो पलायन का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। ये भी कहा गया कि अमित शाह की तरफ से कैराना से ही क्यों प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई, जो कैंपेनिंग शुरू की गई सिर्फ कैराना ही क्यों, इस पर भी राजनीति खूब हुई, लगातार प्रतिक्रियाएं आई। चाहे हम समाजवादी पार्टी की ही बात कर लें, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, चाहे वो पलायन किए हुए लोगों की बात हो, चाहे वापसी जाकर उनके घर जाकर उनसे बातचीत की गई हो। और अमित शाह से पहले सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे थे परिवारों से मिलने, तो इसको लेकर भी राजनीति की गई। देखिए स्वाति जी, मैं कह सकता हूं कि पलायन कोई ऐसे ही नहीं करता है, कोई अपना घर परिवार, अपने जन्मभूमि ऐसे ही नहीं छोड़ता है। जब बिल्कुल अति हो जाती है और बेचारा अपना सम्मान से जीवन जीने के लिए वो दिखाई पड़ता है कि मैं नहीं रह सकता, तब जाके पलायन करता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में पलायन की बहुत सारी घटनाएं आपके सामने आई थी, लेकिन अब ये सरकार भाजपा की सरकार है, ये योगी जी के नेतृत्व में सरकार चली है। और मैं कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार में पलायन जनता नहीं करेगी, पलायन कराने वाले लोग पलायन करेंगे। और पलायन करना चालू कर दिया है, और पलायन कर भी गए हैं, और रहे बचे हैं इस प्रकार के गुंडे माफिया जो पलायन कराते थे, अब वो पलायन स्वयं करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल बीएल वर्मा जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान आपके साथ है, ब्राह्मण समाज आपके साथ है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता हमारे साथ है। आपने विकास में 100 से 100 नंबर दे दिए पार्टी को। अब 10 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा, कल से वो मतदान शुरू है, और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की जीत है। एक कमेंट सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है सर? जी ठीक है जी, ठीक है बीएल वर्मा जी, ठीक है। 10 मार्च के लिए हाँ, जब आप देखेंगे तो 2017 का परिणाम हम फिर से देने वाले हैं, और जनता का आशीर्वाद जिस तरह का मिल रहा है। हाँ। और एक बात मैं स्वाति सिंह लास्ट में कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ चुनाव जो होता है बूथ पर होता है, चुनाव कोई हवा में नहीं होता है।
और बूथ का मैनेजमेंट भाजपा के पास में है और भाजपा का निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता इस प्रकार का रहता है कि वर्ष में अगर 365 दिन होते हैं तो 365 दिन काम करता है, निष्ठा से काम करता है और पूरी तरह से काम करता है। और आज जब चुनाव का समय आ रहा है तो हमने कहा है, हमारा बूथ, हमारे माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक मंत्र दिया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता चुनाव जीता। हम उसी नारे को लेकर के आज हम पन्ना प्रमुख हमने बनाए हैं और पन्ना प्रमुख में एक एक पन्ना में 7-8 वोट होते हैं। हमने 10-12 परिवारों की जिम्मेदारी दी है और वो लोग घर परिवारों में जाकर के हमारी दोनों सरकार की योजनाओं को घरों तक पहुंचाएंगे, उनको समझाएंगे। और हम कह सकते हैं कि पहले चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। पहले चरण से लेकर के 7वें चरणों के चुनाव में हम सभी में बढ़त बनाने वाले हैं और सभी में बढ़त बनाने के बाद में हम फिर से भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत की बनाने वाले हैं, 300 पार करके बनाने वाले हैं। और जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का साथ पूरी तरह से भाजपा के साथ है और कार्यकर्ता आधारित और कार्यकर्ताओं का सम्मान अगर कहीं है तो भाजपा के में है। मेरे जैसा कार्यकर्ता, आप विचार करिए, कभी चुनाव लड़ने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से संगठन ने मुझे लगातार जिम्मेदारियां दी और काम करते करते एक कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया है कि चुनाव लड़ना ही कोई आवश्यक नहीं है। बिना चुनाव लड़े BL वर्मा जैसे लोग राज्यसभा में पहुंच करके माननीय प्रधानमंत्री की टीम में पहुंच सकते हैं, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और ये काम केवल और केवल भाजपा के अंदर हो सकता है, भाजपा के अलावा किसी पार्टी में नहीं हो सकता। इसलिए तो लोकतांत्रिक कोई पार्टी है तो भाजपा है और बाकी जितनी पार्टी आप देखेंगे वो परिवार चलाते हैं। समाजवादी पार्टी की मैं बात कहूं, और समाजवादी पार्टी का नाम तो समाजवादी है लेकिन पार्टी पूरी तरह से परिवारवादी है। बहुजन की बात कहूं तो नाम तो बहुजन है और पार्टी पूरी एक जन है। इसी तरह से चाहे कांग्रेस की बात करो, चाहे लोकदल की बात करो, या जितने इनके सहयोगी दल हैं, किसी की बात करोगे वो केवल और केवल एक परिवार चलाने वाले लोग हैं, परिवार की पार्टियां हैं। और इस प्रकार की परिवार की पार्टियों के लिए जनता किसी कीमत पर पसंद नहीं करती है। जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और 2022 के परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं कि आने वाले 20 साल 25 साल तक चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, भाजपा की सरकार रहनी है। हमारे काम का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे नेतृत्व का ब्लूप्रिंट है, पूरी तरह से आने वाले लंबे समय तक के लिए है। और पूरी तरह से आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं कि हम 2017 रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया BL वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने विकास में पिछले 5 साल के अगर बात की जाए योगी सरकार की तो उसको 100 में से 100 पॉइंट तो दिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बार 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, 300 प्लस सीट लेकर आएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह से 2017 में सपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, बिखर गया था, इस बार भी जिस तरह से गठबंधन सामने है सपा और RLD का, इस बार भी चुनाव के बाद वो भी साफ हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.